हेलो बच्चों। वे आप सबका फिर से स्वागत है इजी पॉलिटी में। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैप्टर 1 को देखें, तभी जाके ये आपका जो चैप्टर है क्लास 9 का वो समझ में आएगा। सो आज हम कौन से चैप्टर करने वाले हैं? आपके क्लास 9 का जो एनसीईआरटी है उसके उसके चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सो पहले समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या है। अंडरस्टैंडिंग द रूल दैट शेप्स और डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मतलब क्या है? सिंपल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कितने दिन लगे उसको बनने में, और साथ में ये देखेंगे उसका फिलॉसफी क्या है, प्रिएम्बल क्या है। ये सारी चीजें हम डिटेल में आज इस चैप्टर के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, राइट? अब स्टूडेंट्स, आप जस्ट इमेजिन that think of a constitution as the ultimate rule book of a country. Just like a game needs rules that everyone agrees to follow, a country needs a constitution to function smoothly and fairly. So, जैसे जैसे कोई गेम होता है, कुछ कुछ भी गेम हो, राइट? सो कोई भी गेम हो, राइट, उसमें क्या होता है? रूल्स। विदाउट रूल्स तो कोई गेम नहीं होता, राइट? विदाउट रूल्स कोई गेम नहीं होता। ये तो बात आपको पता है। तो एक देश को चलाने के लिए भी क्या जरूरत है? वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का जरूरत है, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन एक कुछ नहीं है, बस एक रूल बुक है जिससे क्या होती है, जो देश है उसको चलाया जाता है। इसको हम डिटेल में, इसका जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, इसको जानेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर मैं सिंपल सीधा लैंग्वेज में बताऊं, आम भाषा में बताऊं, तो इसका मतलब क्या है? एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू देश चलती है। अब इसका ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, ये जो ऑफिशियल डेफिनेशन है यही आपको एग्जाम में अपना लिखना है। मैंने समझाने के लिए तो बता दिया, बट आपको अगर मार्क्स चाहिए तो आपको इस ऑफिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये है मीनिंग है वो लिखना पड़ेगा। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ एक किताब है, that clearly defines the powers of government and protect the fundamental rights of the citizens। क्या करती है? जो डिफाइंड पावर्स, आखिर सरकार की क्या पावर होगी, ठीक है, वो बताती है। और साथ ही जो जनता है, जो पब्लिक, उसके जो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने? हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट? आई होप आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, आपका शायद फंडामेंटल राइट्स है। तो आप सबको पता है 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है कहाँ में दिया हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। So it ensures that no one is above the law, including the those who are powers। सिंपल बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट की क्या पावर्स होगी, और साथ ही फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स का, उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात करती है। इट इंश्योर्स दैट नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, इंक्लूडिंग दोज इन पावर। प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, देश के प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई जनता या पब्लिक, राइट, या कोई पब्लिक, कोई भी कानून के सामने बड़ा नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको ये समझे, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, एक रूल बुक है, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं आम भाषा में बताऊं, जैसे ऑलरेडी आपको पता है, कोई भी गेम्स खेलते हो आप लोग, जैसे क्रिकेट है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट? वैसे ही देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उसको हम कहाँ में देखते हैं? उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बताती है
कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किसके पास क्या पावर होगी, एक प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है, एक जनता के पास क्या अधिकार है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। सो इसके 4 फंक्शंस हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कितने फंक्शंस है? 4 फंक्शंस है। सबसे पहले इसका काम क्या है? बिल्ड ट्रस्ट। क्या काम है? ट्रस्ट बिल्ड करता है, राइट। कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा? जैसे कि हर एक चीज लिखी हुई है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटन रूल्स दैट अप्लाई इक्वल टू एवरीवन। जो कानून में लिखी हुई है कि जनता के पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लिखी हुई है, ठीक है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर होगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है? ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि कोई अपना जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करेगा, राइट। उसके बाद सेकेंड जो चीज है, डिफाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या है? स्ट्रक्चर डिफाइन है कि एग्जीक्यूटिव का क्या पावर होगा, राइट। एग्जीक्यूटिव का क्या पावर होगा, जुडिशरी का क्या पावर होगा, एंड लेजिस्लेचर का क्या पावर होगा। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, आप बस इतना समझो, तीनों नाम बस समझो, आगे में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स, एग्जीक्यूटिव का इसमें क्या पावर हो गया, इसका क्या काम होगा, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का क्या काम होगा, एंड लेजिस्लेचर का क्या काम होगा। फिर 10 यहाँ पे क्या कहते हैं? लिमिट्स पावर। मैंने अभी ऊपर बताया ना, ट्रस्ट बिल्ड होगा, सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम जो है वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ चीज जो है उससे वो एक्सीड नहीं करेंगे। अगर वो उससे एक्सीड करते हैं यानी कि क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन होगा, और कोर्ट आके बोलेगी कि आप अपने जो दायरा है आप उसको एक्सीड कर रहे हैं, अपने जो आपके पास जो पावर दी है उस पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आपके पास पावर ये है कि आप ही देश के लिए क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे। आपका कोई रिलेटिव आके डिसीजन नहीं लेगा आपके नाम पे, राइट। सो आपको ही पावर, आई मीन आपको ही डिसीजन लेना है। सो ये सारी चीजें लिखी हुई है, राइट। देन प्रोटेक्ट राइट्स। क्या करते हैं? राइट को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, तो जो 6 राइट्स दिए हुए हैं उसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। तो आपको समझ में आ गया, पहला सबसे पहला क्या काम है? पहला काम है ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? लिखा हुआ जो चीज है उसके थ्रू ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, जनता के पास ये चीजें हैं, और प्राइम मिनिस्टर हो गया या जो मिनिस्टर्स हो गए उनके पास ये अधिकार है, इससे ज्यादा वो अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। जनता के पास 6 अधिकार है, अगर 6 अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो जनता जो है, पब्लिक है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या देश की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके उसको कंप्लेन कर सकती है उस चीज से रिलेटेड। स्ट्रक्चर डिफाइन है। लेजिस्लेचर का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जुडिशरी का। पावर लिमिट करती है कि कोई भी अपना पावर का एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। एंड 4 प्रोटेक्ट्स राइट्स। जैसे बताया, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है कि इस राइट को कोई भी सरकार इससे किसी भी जनता से नहीं छीन सकती है। सबसे पहले अब इन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। फंक्शन, आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बताया, पहला भी मैंने लेक्चर अपलोड, जो क्या कहते हैं, लेक्चर जो 1 था, उसमें भी मैंने कहा कि हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और ऐसे समझ के चलना है कि हमारे लिए मतलब रट्टा ना मारना पड़े। बट साथ ही कोई भी एग्जाम देना है आपको, अगर आप 9 में हो, राइट, आप क्लास 9 में हो, और आप एग्जाम में मार्क्स भी तो आपको लाना है। ऐसा तो नहीं कि आप समझ लिए और आप अपना वजह से कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट का क्या है, हर सब्जेक्ट का जो है अपना लैंग्वेज होता है। तो आपको हर सब्जेक्ट का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को समझना है। हर सब्जेक्ट में अपना अपना कीवर्ड्स है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बुक लिखना है, ये नहीं लिखना है एक सेट, एक ऐसा है, मतलब एक ऐसे है, मतलब कुछ भी आप वेग नहीं लिखोगे। आपको इसके अकॉर्डिंग ऐसी चीजें लिखनी है, हर सब्जेक्ट के जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी है। तो आपको सब्जेक्ट्स के लैंग्वेज को समझना है। पहले आप जनरल चीजें समझो, देन आप इस पीडीएफ को, इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, आप इसको 2 बारी 3 बारी फिर से पढ़ो, ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए कि आखिर एग्जाम में लिखना है कैसे, ठीक है। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा जाएगा। उसका जो डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया, इस स्लाइड में ऑलरेडी मैंने बताया होगा। एक जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, इसको आपको याद कर लेना है, याद मतलब समझ लेना है। दूसरा, इसके फंक्शंस,
राइट द 5 की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे पक्का एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है, तो इसको अच्छे से समझ के चलो। तो जो पहला फंक्शन है, जैसे हमने बताया ऊपर बात किया, ब्रीफ में मैंने बता दिया था क्या, बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द सिटीजन्स। जैसे when rules are written down clearly, right, rules are written down clearly, everyone knows what to expect. This transparency creates confidence in the system because no one can change the rules secretly or unfairly. अब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो गेम जैसे होता है, राइट। कोई भी जैसे कबड्डी का कोई मतलब मान लो क्रिकेट वाला गेम है, तो क्रिकेट के लिए एक कुछ रूल बुक बनाया गया है, राइट। उस रूल बुक में बताया गया कि प्लेयर्स को क्या-क्या नॉर्म्स को फॉलो करने हैं, किस-किस को नहीं करने हैं, क्या करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यानी कि जो दोनों टीम है, इस टीम को भी ऑलरेडी पता है कि क्या है चीज़ें और क्या चीज़ें नहीं है। तो क्या है, कहीं न कहीं रूल बुक जो है इनमें ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, ठीक है? और इसके बेस पे जो जज होगा, जो अंपायर होगा, वो चीज़ें क्या जजमेंट होगी, और जो जजमेंट आएगी तो दोनों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही तो काम चल रहा है ना। तो क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपका स्कूल का एग्जाम है, राइट? वहाँ पे क्या होता है, रूल्स आर फिक्स। जैसे कि रूल्स वहाँ पे आपके स्कूल में फिक्स है, जैसे कि आपका एग्जाम हो रहा है, राइट? उस एग्जाम में क्या हुआ, आपके फ्रेंड को जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, सेम क्वेश्चन पेपर आपको भी मिलेगा, और बाकी जो क्लासमेट्स होगा उनको भी सेम पेपर मिलेगा, राइट? ऐसा तो नहीं होता कि 2 लोग जो आपके क्लासमेट हैं उनके लिए अलग पेपर बनाई गई हो और 4 लोग के लिए अलग बनाई, नहीं। ये रूल है कि सबको पेपर, जो क्लास 9 के बच्चे हैं, क्लास पॉलिटिकल साइंस के, उनको ये एक एक क्वेश्चन पेपर जो है सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ये रूल। दूसरी, जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जो हो, आपके लिए कुछ अलग टीचर ने सिलेबस दे दिया और दूसरे को किसी दूसरे बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से। ऐसा तो नहीं होता, सबको सेम मिलता है। इससे क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, राइट? कि हाँ, उनको उनके साथ मतलब मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मेरा फ्रेंड को जो क्वेश्चन पेपर मिला, वही मुझे मिल रहा है। सो ये आप एक अपने क्लास के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी हुई है ताकि कोई किसी को ऐसा ना लगे कि मतलब अनफेयर हुआ। ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ किसी के और उसको ज़्यादा फ़ेवर किया गया। ये मोटी-मोटी बात है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि मेकिंग लॉज़, इम्प्लीमेंटिंग लॉज़ एंड सेटिंग डिस्प्यूट्स। पहले बात, मेकिंग लॉज़, लॉज़ कौन, जो लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आप डीप में आगे के क्लास में पढ़ोगे, ठीक है? वो क्या होता है, लॉज़ बनाते हैं। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ, सो दैट आप फर्दर क्लासेस में जाओ तो आपके लिए ईज़ी हो समझना। लेजिस्लेचर का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जितने भी एमपीज़ जो चूज़ होके, जो जनता उनको चूज़ करके जो पार्लियामेंट में भेज रही है, वो लेजिस्लेचर है, ठीक है? वो सारा क्या होगा, वो लोग मिलके कोई बिल बनाएँगे, कानून बनाएँगे, ठीक है? अब जैसे आपने देखा होगा, लोकसभा देखा होगा, जो डिबेट चलते रहती है ना टीवी में, आपने सबने देखा होगा, झगड़ा करते रहते हैं। वो जैसे प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, फिर ऑपोजिशन में राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। ये सारे लोग क्या हो, लेजिस्लेचर होगा। इनका क्या काम है, बिल बनाएंगे, कुछ गलती होगी तो उसको हाईलाइट करेंगे। ये सारा काम लेजिस्लेचर का काम होता है। ये हो गया लेजिस्लेचर। उसी लेजिस्लेचर्स में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव मतलब वही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और जो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सारे क्या हुए, एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुए। तो अगर जो बिल बन गई, ये बिल बनने के बाद अब एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना देश में, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट्स को एक और दिक्कत रहता है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, राइट? आईएएस एंड आईपीएस, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो भी मेंबर्स हो गए, फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ये जो आईएएस, आईपीएस, इनका क्या काम होता है, इन मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेजिस्लेचर मतलब सिंपल ये समझो कि जितने भी मेंबर्स चूज होके जा रहे हैं लोकसभा में, वो हो गए लेजिस्लेचर। उसमें से कुछ मेंबर्स होते हैं जो जिनकी सरकार है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी की सरकार है,
तो उनके जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए वो हो गए एग्जीक्यूटिव। अब हम समझते हैं जुडिशरी। जुडिशरी आप सब जानते हैं कोर्ट का काम है। अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम ठीक से नहीं करता तो जुडिशरी क्या करेगी, उस चीज को रिव्यू करेगी, देखेगी क्या ये जो सारी चीजें हो रही है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसको नल एंड वॉइड कर देगी। ठीक है, नल एंड वॉइड। देखो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको कहा ना कि हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। इसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, ठीक है, रिजेक्ट भी बोल सकता था, बट नहीं, मैंने क्यों बोला नल एंड वॉइड, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को हमको फॉलो करना है सो दैट हम एग्जाम में लिखे तो एग्जामिनर हमें मार्क्स भी अच्छा दे सके। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस स्ट्रक्चर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज अमंग दिस थ्री ब्रांचेस। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करिए, लेजिस्लेचर का क्या काम होगा, उसने डिफाइन कर रखा है कि लेजिस्लेचर के बाद क्या क्या काम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबका पावर डिसाइड कर रखा है कि लेजिस्लेचर का क्या पावर होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या पावर होगा एंड जुडिशरी का क्या पावर होगा। सो रिमेंबर दिस थ्री ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, और इनके स्पेसिफिक रोल्स क्या होते हैं ये भी आपको जानना है। बट बेसिकली मैंने आपको जैसे बता दिया कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, एंड पॉलिसी, न्यू लॉज एंड पॉलिसीज को कंट्री में बनाना, फ्रेम करना, मेकिंग लॉ, ये लेजिस्लेचर का काम हो गया। जुडिशरी का क्या काम हो गया, इंटरप्रेट लॉज एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स फेयरली, सही तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो भी दिक्कत हो रही है उसको रिजॉल्व करेगी। थर्ड, लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर। व्हाई लिमिट्स आर एसेंशियल। ठीक है, अब गवर्नमेंट को तीसरी जो है पावर को लिमिट करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सरकार की जो पावर है उसको लिमिट करती है। कल को मोदी जी अगर चाहे बोलेगी ठीक है, मोदी जी चाहे कि नहीं अब मैं ही प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए रहूंगा, 5 साल बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं ही प्राइम मिनिस्टर, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, राइट, वो कर सकते हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, इसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करती है कि कोई जो सरकार है वो अपना मनमानी ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हो कि हर 5 साल बाद एवरी 5 years देयर विल बी एन इलेक्शन, और इलेक्शन में जो जीत के आएगा वही जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, अगर कोई अपना मन, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि नहीं मैं खुद का हमेशा मैं इलेक्शन ही ना कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है 5 साल में इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन को जो जीतेगा वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पर अगर इस चीज को कोई फॉलो नहीं करता तब क्या होगा, तो यहीं पे काम आ जाता है कोर्ट का। कोर्ट जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर का क्लेम है उसको रिजेक्ट कर देगी, नल एंड वॉइड करेगी और इलेक्शन करवाएगी। फेयरली इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। इलेक्शन कमीशन वो क्या करेगी, बोलेगी कि आप फेयरली इलेक्शन करवाओ और देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आजीवन, वो जब तक जिंदा वो नहीं रह सकता, 5 साल में उनको जीत के आना पड़े तभी बन सकते हैं। सो लिमिट करती है। पुलिस एग्जाम्पल, इसको और बेसिक से आप समझने की कोशिश करो। पुलिस ऑफिसर हो गया, राइट, पुलिस के पास क्या अधिकार है, उसके पास अधिकार ये है कि वो अगर कोई क्राइम किया है तो उसको अरेस्ट कर सकता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है जिन्होंने क्राइम नहीं किया हो वो मनमर्जी उसको किसी के साथ ग्रजेस हो, किसी के साथ दुश्मनी हो, उसको जाके अरेस्ट कर ले, कर सकते हैं ना। सो ये सबको लिमिट करने के लिए कि मनमानी कोई भी ऑफिशियल हो या मिनिस्टर हो ना करे चीजें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए रेस्ट्रिक्ट करती है, लिमिट पावर को लिमिट करती है। अब एग्जांपल देखते हैं इसी चीज को मैं बताया, जैसे पुलिस ऑफिसर अथॉरिटी बट कैन नॉट अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी रीजन। पावर है अरेस्ट करने का बट बिना रीजन का अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर वो अरेस्ट करेगी तो उसको गलत माना जाएगा। कोर्ट जो पुलिस है उसको सजा देगी या पनिशमेंट देगी या उसको उसके ड्यूटी से हटा देगी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ। Everyone, including government official, must obey the law. पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, मिनिस्टर्स हो या ऑफिशियल्स हो, सबको रूल्स को फॉलो करने हैं। और सबके सब जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ उसके उसमें वो बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद फंक्शन 3। अब इसकी फोर्थ फंक्शन को देखते हैं, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट। हमें राइट्स मिले हुए हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है,
कानून की नज़र में सब इक्वल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं या कोई कम नहीं, सब इक्वली। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई मर्डर करता है तो उसको जो मर्डर मिलता है उसको भी अ, पूरे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में, वो होती है। या जो जनता है उनको भी पूरे जीवन के लिए उनको जेल जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने किसी का मर्डर किया तो नहीं नहीं ये प्राइम मिनिस्टर है तो इनको हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई आम जनता करती है उसे भी जो मर्डर का जो चार्ज होता है पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको फॉलो करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को भी करना पड़ेगा। सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, जैसे प्रैक्टिस, प्रीच एंड फॉलो एनी रिलीजन यू चूज, राइट। हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमें जो मन कोई इस्लाम से आता है मुस्लिम तो वो अपने धर्म को फॉलो करे, कोई हिंदुइज्म से आता है हिंदू को फॉलो करे, कोई क्रिश्चियनिटी से कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे। कोई किसी को नहीं रोक सकता उनके धर्म को फॉलो करने के लिए। कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आप हिंदू हो तो ना आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं। हिंदू हिंदू अपना धर्म फॉलो करेंगे, मुस्लिम अपना फॉलो करेंगे, हर कोई फ्री है फॉलो करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो मैंने आपको भी बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब अधिकार हमें कहाँ से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कहाँ से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, आप फ्रीली बोल सकते हो, अगर आप बोलने जाओगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब एक है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस राइट्स means that citizens can question the government and demand accountability। तो क्या है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन द गवर्नमेंट, अगर ये सारी चीजें फॉलो, अगर कोई रुकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो नहीं होती, रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होती, तो क्या करें, जो जनता है, जिन जनता ने जो अपना सरकार बनाया उनसे पूछ सकती है कि आप क्यों नहीं मुझे बोलने का अधिकार दे रहे हो। ये सारी चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, राइट। अगर फिर भी ये राइट्स को वायलेट होता है तो डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं उनके, ताकि इनको न्याय न्याय मिल सके, ठीक है। अब देखते हैं चैलेंजेस फेसिंग इंडिपेंडेंस 1947। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 तो हमारे देश में क्या क्या चैलेंजेस थे उसको देखते हैं। जब हमने इंडिपेंडेंस गेन किया, ठीक है, तो नेशन के फिर बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, ठीक है। Despite hardship, our leaders made the bold choice to adopt democracy rather than any other form of government। हमारे पास बहुत गरीबी थी, we were very poor at that particular point of time जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गए। देन वो इलिटरेसी थी, ये सारी चीजें थी, बट फिर भी जो हमारे जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने चूज किया कि नहीं हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। डेमोक्रेसी क्या है ऑलरेडी चैप्टर 1 में है, तो आपको डिटेल में समझ आएगी डेमोक्रेसी क्या है, पहले उस चैप्टर को देख लेना, तभी इस चैप्टर को देखना, ठीक है। सो हमारे जो हमारे नेता थे, जो फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने क्या चूज करा, डेमोक्रेसी को हम अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो बहुत ही, पार्टीशन वायलेंस जैसे इंडिया पाकिस्तान हुआ उसकी वजह से बहुत सारे दिक्कत शुरू हुई अपने देश में। जैसे मैंने कहा अभी, वो गरीबी थी, लिटरेसी थी, सोशल इनइक्वालिटीज थी। सोशल इनइक्वालिटीज मतलब गरीब, जो डीप रूटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी थ्रू आउट सोसाइटी, मतलब कास्टिज्म बहुत था, बड़ा जाट, छोटा छोटा जाट, शूद्रास, फिर पंडित, अलग 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 कास्ट जो थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सारी थी, इनइक्वालिटी। देन अगेन ये जमींदार, फिर बहुत ज्यादा गरीबी, ये सारी चीजें उस टाइम तक प्रिवेल करती थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद भी जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने उन्होंने चूज किया डेमोक्रेसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो भी चैप्टर्स में जो टॉपिक्स बच गए हैं उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को, पहले चैप्टर 1 देखना आप, फिर इस चैप्टर को, फिर ये जो इस पार्ट को देखना, और बहुत जल्दी हम इस चैप्टर 2 के पार्ट 2 के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।